अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद ज़ुल्फ़िकार गिलानी और आप देख रहे हैं गिलानी व्लॉग्स। मुग़ल जहां भी गए अपनी निशानियां छोड़ आए, मकबरों की सूरत में, इमारतों की सूरत में, महल्लात की सूरत में या फिर बागात की सूरत में। किसी तरफ भी चले जाएं, मुग़लिया दौर के जो आसार हैं उनकी यहाँ मौजूदगी के गवाह हैं। मैं इस वक्त एक ऐसी जगह मौजूद हूँ जिसे अगर मुग़लिया दौर का संगे मील कहा जाए तो वो गलत नहीं होगा। ये है शालामार बाग, जिसे देखने के लिए लोग दूर दूर से यहाँ आते हैं और इसका शुमार न सिर्फ लाहौर के बड़े बल्कि मुल्क के बड़े बागात में होता है, क्योंकि इसका रकबा 80 एकड़ के लगभग है। यानी अगर 75 के हम मतलब 25 एकड़ का एक मुरब्बा होता है, अगर उस हिसाब से लगाएं तो इसका रकबा 3 मुरब्बा ज़मीन से भी ज़्यादा है। मैं इस वक्त जो है वो इसकी तारीख़ी तख्ती के सामने खड़ा हूँ। अभी मैं अंदर नहीं गया, कुछ बातें जो है वो मैं यहीं आपको बता दूँ। कहते हैं मुग़लिया तर्ज़ तामीर का बेहतरीन नमूना। मुग़लों की एक आदत थी, या मतलब ये वो एक साथ एक चीज़ लेकर आए थे, चहार बाग कहते हैं बागे बहिश्त को, या यूँ कह लें कि जो मतलब एक जन्नत का जो नमूना है उसे या पैराडाइज़ गार्डन कह लें। तो जो बाग बनाते थे वो चहार बाग कहलाता था, और उसमें वो खूबसूरती के वो तमाम उनसर शामिल करते थे जो इंसान को अच्छे लगते हैं। तो ये बेहतरीन नमूना जिसमें खूबसूरत अपना चबूतरे, रास्ते, पानी की नहरें, आबशारें और फव्वारे शामिल हैं। यूनेस्को की बैनुल-अक़वामी विरसा कमेटी ने इस बाग की खूबसूरती और अहमियत को मद्देनज़र रखते हुए इसे 30 अगस्त 1980 को दुनिया के महफूज शुदा अजायबात की फहरिस्त में शामिल किया, ताकि इसकी सही मानों में निगहदाश्त हो सके। शहर से ज़्यादा दूर नहीं है। इस वक्त वो यहाँ तो खैर 5 किलोमीटर लिखा हुआ है। ये जरनैली सड़क GT रोड जो शहर से वाक़ा की तरफ जा रही है, उस पर अगर शहर की तरफ से आएँ तो उल्टे हाथ को शालामार बाग, इसके जो दीवार है वो आप फसील कह सकते हैं, और इसके मीनार आपको दूर से दिखाई देंगे और बहुत दूर तक आप इसके साथ चलेंगे। तामीर शाहजहां ने करवाई 1627 से 1658 तक, वो खुद बरसर इक़्तिदार रहा। लेकिन ये बाग जो है वो 18 महीनों में मुकम्मल हुआ। 6 लाख रुपए इस पर लागत आई। ये बादशाह के हुक्म से 1641 में इसकी जो है वो तामीर शुरू की गई और 1642 में ये बाग मुकम्मल हुआ। बाग की तामीर शाहजहां के एक अमीर खलीलुल्लाह की निगरानी में अली मर्दान खान, मलिक अब्दुल मुल्क तौली के ताउन से अंजाम पाई। शालामार बाग के चारों तरफ बुलंद हिसारी दीवार है, हिसार बनाया गया है बाकायदा। इसके 3 तख्ते हैं और हर तख्ता एक दूसरे तख्ते से कम 12-13 फुट नीचे है। जो सबसे पहला तख्ता है उसका नाम है फराबख्श, जिसे बालाई तख्ता कहा जाता है। दूसरा तख्ता जो है वो फैज़ बख्श है, और तीसरा तख्ता जो ज़ेरी तख्ता है, जिसे जो ज़ेरी तख्ता है उसे पाई बाग भी कहा जाता है कहते हैं, और उसका नाम रखा गया है हयात बख्श। बाग का रकबा शुमालन जुनूबन 658 मीटर तवील है और शर्क़न गरबन 258 मीटर जो है वो मतलब तामीर वो है इसकी। ये मुस्ततील शक्ल में है अपना बाग। 80 एकड़ मैंने मुकम्मल इसका बताया, और इसकी जो मतलब ये जो मीटरों में शायद आपको समझ में ना आए, 658 मीटर ये बनता है 2158 फुट और 847 फुट, यानी ये जो इसका तूल और अर्ज़ है। इसके बालाई तख्ते पर 105 फव्वारे हैं, टोटल 410 है। बालाई तख्ता यानी जो फरा बख्श है उस पर 105 फव्वारे, फैज़ बख्श पर 152 फव्वारे, और जो ज़ेरी तख्ता है इसका जिसे जो है वो हयात बख्श कहा गया है, उसमें 153 फव्वारे हैं। इस तरह मजमूई तौर पर अगर जमा करें तो ये 410 फव्वारे बनते हैं जो इस बाग में लगाए गए हैं। अच्छा, पानी के बहाव के लिए 5 तख्ते हैं, जिनमें संगे मरमर का अजीम तख्त जिस पर शाहजहां बैठकर इसका नज़ारा किया करता था, और सावन बहादुर की बारादरी, ये 2 जगह हैं जहाँ बादशाह खुद बैठा करता था। वो जगह भी मौजूद है जहाँ बादशाह की चहेती मलिका अर्जुमंद बानो बेगम बैठकर इस बाग का नज़ारा किया करते थे। कहते हैं उसी की फरमाइश पर यह बाग बना था कि जी आप जब लाहौर आते हैं तो कुछ महीने ऐसे होते हैं कि जब जो हब्स के महीने होते हैं या गर्मी के महीने होते हैं, तो कोई ऐसा बाग होना चाहिए जहां हम अपना वो वक्त गुजार सकें जो गर्मी का मौसम है या हब्स का मौसम है। तो कहा यही जाता है कि शाहजहां ने अपनी बीवी की फरमाइश पर जिसके लिए ताजमहल बना, जिसके लिए शीश महल बना, उसी के लिए उसी अर्जुमंद बानो बेगम के लिए ये शालामार बाग भी बना। अच्छा,
अपना तमाम तर खुसूसियात इसमें मौजूद है। बुलंद रास्ते और पानी के बहाव की नहरें। बाग को सैराब करने के लिए 100 मील लंबी नहर निकाली गई जो माधोपुर कश्मीर की पहाड़ियों के दामन में यानी नीचे फुट हिल्स में भारत में वाक़ है। वहाँ से 100 मील लंबी नहर यहाँ लाई गई जिसे शाह नहर कहा गया। बाद में इसे हंसी वाली नहर भी जो है वो कहा जाता रहा, लेकिन शुरू में इसका नाम शाह नहर था। बाग में मौसम सरमा और गर्मा के फलदार दरख्त जिनमें आम, चेरी, आलू बुखारा, खुबानी, आलूचा, जामन, सेब, बादाम, खट्टी मीठी नारंगियाँ और दीगर फलदार और खुशबूदार दरख्त कसरत से मौजूद हैं। बाग में मुतअद्दिद अजीम इमारात भी हैं। इन मुतासिरकुन इमारात में बारादरियाँ, दीवान खासवाम, खाबगा, शाही हमाम शाहजहां ने अपने लिए अलग बनाया था जो 3 हिस्सों पर मुश्तमिल था। उसमें जो है वो 2 फव्वारे थे और एक हौज़ था, वो शाही हमाम था। दरवाजे और बुर्जियाँ शामिल हैं। ख़ासतौर पर दीवान खासवाम आराम का बेगम साहबा की खाबगा यानी अर्जुमंद बानो बेगम का उसे कहा जाता है ड्रीम हाउस। उस अर्जुमंद बानो बेगम की खाबगा जो है वो अलग बनाई गई थी। सावन भादों की बारादरियाँ और नक्कार खाना की इमारतें शामिल हैं। इनकी इमारतों के कोनों में बुर्ज इसके तारीखी हुस्न को दुबाला करते हैं। ये बाग शाही और हुकूमती अहलकारों की आमाज का रहा है। तो हम ये अच्छी खासी खुली 4 दीवारी है, ये इसका दाखिली रास्ता है। ज़रा दिखाइएगा ये जो है वो जो बारादरियाँ बनी हुई हैं, ये एक नज़ारा दिखा दें, फिर अंदर चलते हैं और दिखाते हैं कि ये बाग अंदर से कैसा लगता है, इसके तख्ते कैसे हैं। कोई जो सावन भादों की जो बारादरियाँ हैं वो भी दिखाते हैं अपने नाज़रीन को और बताते हैं कि जी जब कभी लाहौर आएँ तो लाहौर को वैसे भी बागों का शहर कहा जाता है, लेकिन उन बागों में सबसे जो मुमताज़ बाग है वो शालामार बाग है। कहते हैं पहले इसका नाम जो है वो शोलाए माह था, यानी शालामार गार्डन जो है इसका नाम शालामार तो बाद में हुआ। शाहजहां के बारे में ये कहा जाता है कि उसने इसका नाम शोलाए माह रखा था, यानी चाँद का शोला। तो ये चाँद का शोला बाद में फिर शालामार जो है वो बना, शालामार बना। शाला जो है वो तुर्की ज़बान का लफ्ज़ है और इसका मतलब है, शाला का मतलब है खुशी या मुसर्रत, और बाग बहरहाल बागी है। तो ये शालामार बाग उस हवाले से फिर इसका नाम शालामार हो गया और अब ये शालामार भी कहलाता है, शालीमार भी कहलाता है। महाराजा रंजीत सिंह ने एक ज़माने में एक इसका नाम बदलने की कोशिश की थी। अंदर चलकर आपको बताते हैं, अगर सारा कुछ यहीं बता दिया तो आप बाग देखने से महरूम रह जाएंगे। आइए अंदर चलते हैं और बाग की सैर करते हैं। मेरे पीछे इमारत नज़र आ रही है, इसको कहा जाता है विलियम क्राफ्ट बिल्डिंग। इसका सिलसिला शाहजहां से या मुग़लों से तो नहीं मिलता। ये 1820 में लाहौर आया। विलियम क्राफ्ट ये रंजीत सिंह का के ज़माने में सयाह था। इसने जो है वो लाहौर की और पंजाब की सयाहत की। उसके क़याम के लिए ये कमरा बनवाया गया था। ये एयर कंडीशन कमरा है। बाहर से तो आपको ऐसे ही नज़र आ रहा होगा और ये भी सुनकर हैरत होगी कि 1820 में एयर कंडीशन जो है वो कहाँ से हो गया। इसके नीचे ऐसा इंतज़ाम किया हुआ था, जालियाँ वगैरह और कुछ नालियाँ बनाई हुई थी जिनमें से पानी गुज़रता था और जालियों से हवा उसको क्रॉस करती थी। और जब हवा पानी पर से गुज़रती थी तो मौसम ठंडा हो जाता था, यानी कमरा पूरा ठंडा हो जाता था और वो ऐसे ही लगता था कि जैसे किसी एयर कंडीशनर में कोई शख्स बैठा है। मैं अक्सर एक बात कहता हूँ कि जो सहूलतें अब एक ड्राइवर को दस्तयाब हैं कि वो एक बटन दबाता है तो पंखा चल जाता है, एक बटन दबाता है तो एयर कंडीशन ऑन हो जाता है, दरवाज़ा खोलता है फ्रिज का और जब ठंडा पानी निकाल कर पीता है। और पुराने ज़माने में बादशाह कितना तरद्दुद किया करते थे ठंडे पानी के लिए या ठंडे मौसम के लिए। बहुत बड़े बड़े पंखे लगाए जाते थे छतों पर, उनको झलने के लिए बाकायदा मुलाजिम रखे जाते थे। और इसी तरह कहते हैं कि हिमालय से बर्फ़ मंगवाई जाती थी मशरूबात को ठंडा करने के लिए, और अब बर्फ़ की फैक्ट्रियाँ आपके घरों में मौजूद हैं। इसी तरह का जो है वो जो एयर कंडीशनिंग सिस्टम इस कमरे में बनाया गया था। ये कमरा बाद में ख़राब हालत में था, लेकिन अब इसकी मुरम्मत कराई गई है और नए सिरे से इसमें इसकी जालियाँ वगैरह की सफाई हुई है। और अब ये वैसे तो बंद है, मैं आपको दिखा तो नहीं सकता अंदर से, लेकिन इसके अंदर जो कुछ था, जो निज़ाम था हवा को ठंडा करने के लिए, और ये विलियम मोर क्राफ्ट के लिए बनाया गया था। अब ये खाली पड़ा है, बंद है, लेकिन बहरहाल ये यादगार है और शालामार गार्डन का हिस्सा है। यहाँ महाराजा रंजीत सिंह का जिक्र हुआ है तो मैं एक बात और बता दूँ कि एक ऐसा वक्त भी आया कि महाराजा रंजीत सिंह ने शालामार गार्डन के नाम पर एतराज़ किया और उसकी ख्वाहिश थी कि इसका नाम बदल दिया जाए। जो दरबारी थे उसके, उन्होंने महाराजा को समझाया कि ये शालामार कोई ऐसी वो बात नहीं है
जिससे आपको कोई ख़तरा हो या हमारे मज़हब को कोई ख़तरा हो या आपके लिए कोई इसमें नुकसानदेह बात हो। उसने पूछा कि ये है क्या, तो महाराजा रंजीत सिंह को बताया गया कि शाला तुर्क ज़बान का लफ्ज़ है और इसका मतलब है खुशी और मुसर्रत के, और बाग बाग को कहते हैं। लेकिन फिर भी जो है वो रंजीत सिंह को वो कायल नहीं कर सके। महाराजा रंजीत सिंह को उसके दरबारी इस नाम पर कायल नहीं कर सकते, तो रंजीत सिंह ने इसका नाम रखा शाला बाग। शाला फ़ारसी का लफ्ज़ है और इसका मतलब है गहरी जो सुरमई आँखें और उनमें सुर्खी झलक रही हो, उस लड़की या महबूबा, यानी अंग्रेज़ी में आप स्वीट हार्ट कह सकते हैं। तो अंग्रेज़ी में उस लड़की को शाहला कहा जाता है जिसमें ये खुसूसियात पाई जाती हों, यानी सुरमई, गहरी सुरमई आँखें और उनमें लाली झलक रही हो, वो खातून जो है या जो वो लड़की अगर आपकी महबूबा है तो वो है शाहला। तो रंजीत सिंह ने फिर इसका नाम जो है वो शाहला बाग रख दिया, और वो जब तक रहा तब तक ये शाहला बाग ही रहा। लेकिन उसके जाने के बाद ये फिर से शालामार बाग हो गया। अच्छा, एक ज़माने में ये भी कहा जाता है, एक वो तख्ता मैं आपको दिखाता हूँ, दूसरा तख्ता इसका, ये तो फराबख्श पहला तख्ता है। दूसरे तख्ते पर बैठकर औरंगज़ेब आलमगीर की बेटी ज़ेबुन्निसा, बहुत कमाल की शायरा थी फ़ारसी की, वो शायरी किया करती थी यहाँ बैठकर, और जब वो शायरी करती थी यहाँ बैठा करती थी तो आम लोगों का दाखिला यहाँ मना होता था। तो उसके हवाले से या उसके मुनासबत से कुछ अर्सा इसका नाम ज़ेबुन्निसा बाग भी रहा, ज़ेबुन्निसा के नाम से। लेकिन बाद में जो है वो फिर ये बिलाखिर शालामार बाग हो गया, और आज भी ये शालामार बाग ही है। इस वक्त हम शालामार बाग का जो पहला तख्ता है फराबख्श, उस पर मौजूद है। ये मेरे पीछे बारादरी बनी हुई है। ये बारादरी कहते हैं कि यहाँ उमरा सल्तनत बैठा करते थे, बाग का नज़ारा लिया करते थे। अब मैं आपको दिखाता हूँ दूसरा तख्ता, जिसे दरमियानी तख्ता भी कहा जाता है, जिसका नाम है फैज़ बख्श। वहाँ चलते हैं, देखते हैं वहाँ क्या है। चारों तरफ जो है वो फूलों के पौधे हैं, दरख्त हैं, और रवशें बनी हुई हैं, फव्वारे हैं। बेशक इस वक्त वो फव्वारे चल नहीं रहे, उनमें पानी नहीं है, लेकिन बहरहाल इस बाग की शान व शौकत हैं वो, और ये शान व शौकत बरकरार नहीं चाहिए। मैंने बताया कि हर तख्ता एक दूसरे से 12-13 फुट की बुलंदी पर है। तो आइए ये सीढ़ियाँ उतरते हैं, सुर्ख रंग की ये संगे सुर्ख से ये सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। ये सीढ़ियाँ उतर के नीचे चलते हैं और आपको कुछ और चीज़ें दिखाते हैं। ये जी दूसरा तख्ता शालामार बाग का, और ये वो कहते हैं कि ये वो हिस्सा था जहाँ शाही सरगर्मियाँ भी ज़्यादा हुआ करती थीं, और बादशाह अक्सर यहाँ जलवा अफरोज़ होता था, शाहजहान। मैं आपको वो तख्त दिखाता हूँ शाहजहान का, जहाँ बैठकर वो इस बाग का न सिर्फ नज़ारा किया करता था, बल्कि नर्तकियों का या उस ज़माने की जो रक्कासाएँ थीं उनका रक़्स जो है वो देखा करता था। आइए उस तख्त की तरफ चलते हैं। वैसे तो कहते हैं कि जी शाहजहान की ताजपोशी भी इसी बाग में हुई थी, मतलब ये जो शालामार बाग है। लेकिन मेरी बात इसलिए समझ में नहीं आती कि ये बाग उसने बाग बनवाने का हुक्म तब दिया था जब वो खुद बादशाह था, तो वो फिर उस सूरत हाल में ये बात कुछ जचती नहीं है कि जी उसने इस बाग की तामीर का भी हुक्म दिया, तब वो बादशाह था। तो फिर ताजपोशी जो है वो उसकी अगर यहाँ हुई थी तब तो ये बाग था ही नहीं, तो ताजपोशी कैसे हो गई? अगर ये कहा जाए कि औरंगज़ेब की ताजपोशी यहाँ हुई तो ये भी गलत है। उसकी वजह ये कि वो उसने दिल्ली और आगरे के किलों पर कब्ज़ा किया था और ख़ुद को बादशाह ऐलान किया था। आगरा का किला बतौर ख़ास, क्योंकि आगरा के किले में ही उसने अपने बाप को यानी शाहजहान को कैद किया था और वहीं उसकी ताजपोशी हुई थी। लिहाजा शाहजहान की ताजपोशी वाली बात समझ में नहीं आती। कुछ लोगों ने कहा है, कुछ व्लॉगर्स ने भी कहा है, कुछ लोगों ने अपने जो है वो मज़ामीन में भी लिखा है कि शाहजहान की ताजपोशी इसी बाग में होती। शाहजहान पैदा ज़रूर हुआ है लाहौर में 1592 में, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि शाहजहान की ताजपोशी यहाँ हुई होगी। शाहजहान बादशाह बन चुका था। आइए आपको शाहजहान का तख्त दिखाते हैं, जहाँ वो बैठकर ये जो अपने ज़माने में कहते हैं बहुत अजीमुशान तख्त होगा, ये वो तख्त है जी जिस पर शाहजहान बैठकर इस बाग का नज़ारा किया करता था। और ये पीछे जो है वो सावन भादों की वही है अपना आबशार कह लें, जिसे कहा गया है कि सावन भादों का मंदिर होता था। वो कैसे होता था, आइए वो मैं आपको बताता हूँ कि सावन भादों जो है वो इसको क्यों कहा गया। इस पर ये तो खैर फव्वारा लगा हुआ है,
ऊपर से इसके पानी आता था। ये जो चीज़ बनी हुई है ये संगमरमर से, अच्छा ये पूरी एक ही जो है वो चट्टान है। ऐसा नहीं है कि संगमरमर के टुकड़े नहीं काटे हुए, ये पूरी यहाँ से लेकर वहाँ तक ये एक ही हिस्से में है। और ये बाकायदा जो है वो मतलब गड्ढे बने हुए हैं। तो ये दिखाओ नौजवान, मुझे लोगों ने बहुत देखा हुआ है, ये दिखाओ। ये है बाकायदा गड्ढे बने हुए हैं और ऊपर से जब पानी गिरता था तो उसकी आवाज़ ऐसे होती थी जैसे बारिश हो रही है। इसीलिए इसको सावन भादों की जो है वो कहा जाता है सावन भादों की बारादरी। और इसके ऊपर बारादरी वो बुनियादी तौर पर इसके पहले तख्ते में है, ये ऊपर जो बारादरी बनी हुई है और ये नीचे वो तख्ता बना हुआ है, यही वो बारादरी है जिसे सावन भादों की बारादरी कहते हैं। तो ज़रा इधर दिखाएं, ये इधर भी आपको एक जो है वो इमारत नज़र आ रही होगी और एक उल्टे हाथ से नज़र आ रही होगी, यानी ये तालाब बना हुआ है पूरा। ये जो उल्टे और सीधे हाथ की दो इमारतें हैं, ये कौन सा रंग बनता है यार, कलेजी रंग? हाँ जी सर। हैं? हाँ जी। हाँ, ये कलेजी रंग की जो इमारतें हैं, ये कहते हैं कि इसमें साजंदे बैठा करते थे। जब यहाँ सामने ये जो दरमियान में जो हिस्सा है, वहाँ भी मैं आके लेके चलता हूँ आपको, वहाँ से भी दिखाता हूँ। ये दरमियान वाले हिस्से में रक्कासाएँ होती थी और दाएँ बाएँ साजंदे बैठे होते थे। और ये जो सामने जो दो आपको बुर्जियाँ सी नज़र आ रही हैं, इनके दरमियान और इनके पीछे रियाया बैठी होती थी या जो उमरा होते थे वो बैठे होते थे। और इसमें फवारे भी चला करते थे, बादशाह साहब खुश भी होते थे। और इन फवारों का जो रक़्स था वो अपनी जगह, और जो खूबसूरत लड़कियां होती थी जिन्हें नर्तकी कहा जाता था या रक़ासाएँ कहा जाता था, वो उनका रक़्स जो है वो अपनी जगह होता था। तो ये बाग बुनियादी तौर पर शाहजहां ने अपने ख़ानदान के लिए और अपने जो है वो मलिका को खुश रखने के लिए ये बनवाया था। और इसमें वो तमाम चीज़ें मौजूद थी जो एक ख़ान की ज़रूरियात पूरी करती हैं। मैंने बताया कि इसमें बाकायदा मलिका के लिए ख़ाबगाह भी थी, ख़ुद शाहजहां के लिए शाही हमाम भी था। तो ये सारा कुछ ये ज़रा दिखाइएगा। देखिए तख्ता जो है वो इतना बुलंद है, पहला तख्ता हम छोड़ आए हैं और अब नीचे और हम दूसरे तख्ते पर हैं। और इसके बाद जो है वो इसका तीसरा तख्ता है हयात बख्श के नाम से, ये फैज़ बख्श है दूसरा तख्ता उसका। आइए उधर से घूम के चलते हैं। आपको अंदाज़ा होगा कि जब ये जो इमारत है, जो मतलब ये बारादरी तो नहीं कही जा सकती, 1 2 3 4 5 6 इसकी सतून इधर हैं, 6 उधर हैं। और यहाँ साजंदे बैठते थे और इनकी आवाज़ जो है वो गूंजा करती थी बाकायदा। ये एक ब्राइडल शूट हो रहा है मेरा ख्याल है यहाँ पर, तो हमें कैमरा बंद कर लेना चाहिए असूली तौर पर। ये जनाब मैं वहाँ आ गया जहाँ मैंने आपको बताया था कि यहाँ साजंदे बैठा करते थे और यहाँ आवाज़ बाकायदा गूंजती थी। इस वक्त तो गूंज बिल्कुल मुझे भी महसूस हो रहा है कि आवाज़ इसमें गूंजती थी यहाँ बैठकर। और वो सामने वाली जो बारादरी है कलेजी से रंग की जो बनी हुई है, यहाँ जो है वो साजंदे बैठते थे दोनों में। और ये दरमियान वाली जगह ये जंगला लगाकर उसका रास्ता बंद कर दिया गया है। ये जो दरमियान में एक चबूतरा बना हुआ है इस पूरे तालाब के दरमियान में, यहाँ वो रक़ासाएँ होती थी जो रक़्स किया करती थी। और बादशाह का तख्ते ने दिखाया, आइए इधर से दिखा देता हूँ आपको अंदाज़ा हो कि हमारे मुग़ल बादशाहों के क्या क्या शौक़ रहे हैं। तो ये एक पूरा व्यू आपको नज़र आ रहा होगा। दूसरा तख्ता बार बार मैं वही एक बात दोहरा रहा हूँ कि ये वो जगह थी जहाँ से, आइए इधर से जो है वो सामने से दिखाते हैं। असल में फैमिलीज़ आई हुई हैं, ख़वातीन आई हुई हैं और मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से किसी को जो है वो डिस्टर्बेंस हो। बेटा ये जनाब वो बारादरी जो तख्त के बिल्कुल सामने है, यानी सावन भादों की बारादरी के बिल्कुल सामने। आइए यहाँ भी एक तालाब बना हुआ है, वो भी आपको दिखाते हैं और बताते हैं कि इस तालाब की खूसियत क्या थी। ये जो जब ये तालाब भर जाता था जिसमें फव्वारे लगे हुए हैं, ये जो मेरे सीधे हाथ को ज़रा दिखाइएगा नौजवान, ये जो मेरे सीधे हाथ को जो तालाब है जब ये भर जाता था तो उसका इजाफी पानी इस तालाब में आ जाता था और इसमें भी फव्वारे लगे होते थे। और ये जो ताकचे बने हुए हैं इनमें बाकायदा दिए जलाए जाते थे और वो जब दिए जलते थे और जब ये फव्वारे जलते थे तो बिल्कुल ऐसे ही लगता था जैसे औसे क़ज़ा का समा हो और मतलब बड़ा दीदा ज़ेब मंज़र होता था। बादशाह सलामत वहाँ बैठे होते थे और
जब फवारों में से पानी निकलता था तो वो रंगीन पानी निकलता था, तो बादशाह सलामत को इससे भी बड़ी खुशी होती थी। वो कहते छोटी छोटी ख्वाहिशें होती हैं, तो शायद ये भी उसकी कोई छोटी सी ख्वाहिश हो जिसे वो पूरा करता हो। आइए इधर से भी दिखाते हैं आपको। तो ये इसका रास्ता जो है वो निचले तख्ते से है, तो निचले तख्ते पर जाकर मैं आपको ये दोबारा दिखाता हूँ कि ये किस तरह का जो है वो मंजर होगा जब वो ये सारा कुछ होता होगा। ये जनाब वो ही तालाब, और हम अब जाएंगे इसके तीसरे तख्ते पर। वहाँ दूसरे तख्ते पर आने के लिए सीढ़ियाँ थी, यहाँ भी यकीनन कुछ होगा। छलांग लगा के ये तीसरा तख्ता इसका ज़ाहिर है, छलांग लगा कर तो जाया नहीं जा सकता है, तो भाई गिर ना जाना। ये नौजवान जो है ये बड़ा सेहतमंद है, और इतना सेहतमंद है कि जो है वो अगर हवा कोई ज़ोरदार चले तो शायद ये हवा के साथ उड़ जाए और कोई 2-4 मील दूर जाकर इसको तलाश करना पड़े। तो इसलिए इसको संभालना कैमरे से ज़्यादा कीमती है। तो मेरी कोशिश है कि जो है वो ऐसी किसी जगह खड़े हो जहाँ मैं आ जाऊँ और रोशनी मेरे चेहरे पर पड़े। अव्वल तो मुझे कम दिखाओ, जो चीज़ें हैं वो दिखाओ। लोगों ने चीज़ें देखनी है, मुझे उन्होंने बहुत देखा हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। वो मतलब मैं ये चाहता हूँ कि जब वो आएँ शालामार सैर करने के लिए तो उन्हें ये पता हो कि हाँ जी कौन सी चीज़ किस जगह है। आइए निचले तख्ते पर जो है वो चलते हैं। तो बाग के जो पहला तख्ता है बारा बख्श और फैज़ बख्श, उसको मिलाने के लिए तो बाकायदा सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, लेकिन दूसरे और तीसरे तख्ते को मिलाने के लिए एक स्लोप बनी हुई है कि छोटी ईंट से। ये वही पुराने दौर की ईंटें हैं, और यकीनन चूँकि इनमें कोई वो नहीं हुआ, ये कोई घुसी हुई भी नज़र आ रही हैं कोई, तो इसलिए अंदाज़ा यही है कि ये भी कोई 450 साल पुरानी ईंटें हैं जो अब तक ज़िंदा हैं। मैंने ऊपर से आपको ताक़शे दिखाए थे, जहाँ से जब ऊपर का हौज़ पानी से भर जाता था तो इजाफ़ी पानी नीचे आता था और उन ताक़शों में बाकायदा दिए जलाए जाते थे। और जब यहाँ भी फव्वारे लगे हुए हैं, और जब वो फव्वारे उन फव्वारों में से पानी की फुहारें निकलती थी तो पानी रंगीन नज़र आता था। आइए आपको वो ताक़शे दिखाते हैं जो नीचे का हौज़ बना हुआ है। इसका रास्ता इधर से है, आइए ये उसका रास्ता है। ये जनाब वो ताक़शे हैं, ज़रा करीब से दिखाइए इसको। ताक़शे दिखाइए, मुझे ना दिखाइए। ये जनाब वो ताक़शे हैं, इन ताक़शों में बाकायदा चिराग रखे जाते थे, अब वो रोशन होते थे। और ये दिखाइएगा ज़रा फव्वारे, जब ये चलते थे फव्वारे तो पानी मुख्तलिफ रंगों की सूरत इख्तियार करता था और बादशाह सलामत खुश होते थे। बादशाह की जय हो। इस बाग के साथ बहुत सी कहानियाँ भी वाबस्ता हैं, जिनमें से शाहजहां का बेटा औरंगज़ेब आलमगीर, ये तारीख़ में लिखा हुआ है। सब लोगों को पता है कि औरंगज़ेब आलमगीर अपने भाइयों को कत्ल करके, जिनमें दारा शिकोह भी शामिल था, दारा शिकोह उससे बड़ा था और शाहजहां ने अपनी ज़िंदगी में उसे अपना वली अहद मुकर्रर किया था। लेकिन औरंगज़ेब आलमगीर ने अपने बाप के हुक्म की सरताबी की और अपने भाइयों को कत्ल किया और तख्त पर बैठा। दारा शिकोह का नाम इसलिए बतौर ख़ास दिया जाता है कि वो उसका नामज़द वली अहद था, और असूली तौर पर औरंगज़ेब आलमगीर को दारा शिकोह की पैरवी करनी चाहिए थी, जो उसने नहीं की। हिंदुस्तान में औरंगज़ेब आलमगीर को बहुत एहतराम की नज़र से देखा जाता है और बाकायदा उसका नाम से पहले हज़रत का लफ्ज़ भी लगाया जाता है। हम लोग तो औरंगज़ेब आलमगीर कहते हैं, लेकिन हिंदुस्तान में जो मुसलमान हैं, हत्ता कि हिंदू जो हैं, वो उसे देवी देवताओं के हद तक उसकी परस्तिश करते हैं। और उनका कहना ये है कि वो बड़ा अदल परस्त बादशाह था। उसका अदल इसी बात से पता चल जाता है कि उसने अपने भाइयों को कत्ल किया। लेकिन जब उसके अपने बेटे ने बगावत की, जिसे जो है वो जिसका नाम था बहादुर शाह अव्वल, और आम तौर पर अमूमी तौर पर तारीख़ में शहज़ादा मुअज़्ज़म के नाम से उसका तज़किरा है। जब उसने बगावत की तो औरंगज़ेब ने उसे मुआफ़ कर दिया, और एक बार नहीं बल्कि कई बार उसने एक से ज़्यादा दफ़ा उसने अपने बाप के हुक्म की सरताबी की, अपने बाप की हुक्म अदूली की। लेकिन औरंगज़ेब ने उसे कुछ नहीं कहा, बल्कि उसे क़ैद कर दिया गया। और क़ैद करने के लिए जिस जगह का इंतख़ाब किया गया वो यही बाग था। यहाँ शहज़ादा मुअज़्ज़म को कई साल क़ैद रखा गया। 7 साल जो है वो कहते हैं
कि 7 साल उसे कैद रखा गया और वो 7 साल उसने इसी बाग में गुजारे। तो यहाँ उसको दुनिया भर की तमाम सहूलतें मुयस्सर थी। बेहतरीन जो है वो इस बाग ज़ाहिर है उस वक्त तो अपने अरूज पर था, मुग़लों का दौर था, लेकिन उसने जो है वो किसी से मिलने पर पाबंदी थी। तो इस बात से आप अंदाज़ा लगा लें कि जिस शख्स को आप देवी या देवता की हद तक पूजा करते हैं उसके यहाँ इंसाफ का मयार क्या था। बादशाहों के दौर में जो इंसाफ और क़ानून वो अल्फाज होते थे जो उनके मुंह से अदा होते थे। शाहजहां का एक पोता था जहांदाद शाह, सिर्फ वो 11 महीने तख्त पर रहा, 11 महीने उसने बादशाहत की, लेकिन बहरहाल वो बादशाह था। कहते हैं कि इन 11 महीनों में कुछ अर्सा उसने शाही किले में भी गुजारा और शाही किले में जब वो था तो उसका सिर्फ एक ही काम था। वो कहते हैं कि रक्कासाओं का वो रक़्स देखा करता था और बहुत ही अयाश परस्त बादशाह था। वो दीवाना था, एक हिंदू रक्कासा थी जिसका नाम था लाल कंवर। लाल कंवर के साथ वो यहाँ भी आया करता था, मतलब शालामार बाग में और शाही किले में भी रहा। एक दफ़ा लाल कंवर ने फरमाइश की कि मैं ये चाहती हूँ कि किसी आदमी का सर हाथी के पाँव के नीचे कुचला जाए। तो कहा यह जाता है कि कम से कम 4 अफराद को कैद खाने से निकाला गया और जो है वो हाथी खोले गए और हाथियों ने उन 4 अफराद का सर कुचला और ऐसे में जहांदाद शाह और उसकी जो महबूबा थी लाल कंवर ये बैठे तालियां बजाते रहे। तो यहाँ शालामार बाग में आकर इन तालियों की याद ताज़ा हुई कि जब ये फव्वारे चला करते थे। मुझे बताया गया कि थोड़ी देर में ये फव्वारे चलने वाले हैं, ये चलते हैं तो मेरा ख्याल है नज़ारा और ख़ूबसूरत हो जाएगा। तो मुझे ये बात याद आ गई कि मुग़लों के यहाँ खुश होने का जो अंदाज़ था वो मुख्तलिफ था। शायद ये तमाम बादशाहों की सिफत हो, लेकिन चूँकि हम मुग़लिया दौर की बात कर रहे हैं तो मुग़लों के यहाँ यही था। फव्वारे आहिस्ता आहिस्ता चलने शुरू हुए हैं। मेरी ख्वाहिश है कि हमारी मौजूदगी में ये फव्वारे चलें तो ये नज़ारा जो है वो आपको और दिलकश लगे। इस वक्त यहाँ कम से कम 4 ब्राइडल शूट हो रहे हैं। ज़रा थोड़ा सा घुमा के दूर से दिखा दो। ज़ाहिर है हर शख्स की अपनी प्राइवेसी है। मैं इस वक्त उस मकाम पर खड़ा हूँ, ये एक झरोका है। अभी आपको इसका नज़ारा भी करवाते हैं अंदर से। मेरे सामने फव्वारों की कतार है और मैं एक जाली के दरवाज़े के साथ या जाली के साथ दरवाज़ा जाली के साथ टेक लगा कर खड़ा हूँ। कहा जाता है कि मलिका मुमताज़ महल यानी शाहजहां की बीवी अर्जुमंद बानो बेगम इस झरोके में बैठकर बाग का नज़ारा किया करती थी। अंदर भी एक फव्वारा लगा हुआ है, फिर ज़रा दिखाइएगा नीचे। और ये फव्वारे भी उस ज़माने में चला करता था। अब तो चंद फव्वारे हैं जो चलते हैं, क्योंकि जो दरमियानी हिस्सा है उसका वहाँ पर, बाकी फव्वारे खामोश हैं। ये वो झरोका है जहाँ अर्जुमंद बानो बेगम बैठकर इसका नज़ारा किया करती थी। और ये जनाब फव्वारों की पूरी कतार यहाँ से आपको नज़र आ रहा होगा, पूरा बाग। इसकी वसअत का अंदाज़ा भी आप कर सकते हैं। ये इधर कुछ फलदार दरख्त लगे हुए हैं जो इस बाग की खसूसियत थी और है कि फूलों के पौधे तो लगे हुए ही थे, लेकिन ये कि फलदार दरख्त भी लगे हुए थे। ये झरोका मलिका मुमताज़ महल या अर्जुमंद बानो बेगम का झरोका, जहाँ वो बैठकर नज़ारा किया करती थी इसका बाग का। और फिर उस वक्त ये फव्वारे चला करते थे जो कतार दर कतार लगे हुए हैं। इस वक्त तो खुश पड़े हुए हैं, राहदारी लोगों ने बना ली है, लेकिन उस वक्त ये फव्वारे चला करते थे। ये दूर सामने आपको इसका दरमियानी तख्ता नज़र आ रहा होगा। ये तख्ता हयात बख्श कहलाता है। यहाँ इस वक्त हम मौजूद हैं। हमारे दोनों तरफ रविश बनी हुई है। ज़ाहिर है उस ज़माने में चूँकि पानी होता था तो छोटे छोटे पुल बनाए हुए हैं इन रविशों को अबूर करने के लिए। एक पुल जो है वो अभी आता है रास्ते में, वो दिखाते हैं आपको।
एक और फव्वारों का एक झुरमट जहाँ मैं ये खड़ा हूँ, ये ज़रा दिखाइएगा। और यहाँ भी 2 दरवाज़े मौजूद हैं, छोटे दरवाज़े हैं। ये सीधे वाला दरवाज़ा जो आप इस वक्त देख रहे हैं मेरे सीधे हाथ को, ये लाहौरी दरवाज़ा है। और ये एंड पर आपको, आखिर पर आपको नज़र आ रहा होगा। और ये चूँकि लाहौर शहर की तरफ खुलता है, मुग़लों में ये रिवाज था कि जिस शहर की तरफ या जिस इलाके की तरफ दरवाज़े खुला करते थे उसका नाम उसी दरवाज़े के नाम पर होता था। आपको ढलता हुआ सूरज भी नज़र आ रहा होगा। बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है कि इस बाग की आबोताब के साथ साथ जैसे ये आबोताब ढल गई है, इसी तरह सूरज भी जो है वो ढलने को आ गया है। एक दरवाज़ा मेरे ये इधर उल्टे हाथ को है, ये चूँकि दिल्ली की तरफ खुलता था, इसका नाम जो है वो दिल्ली गेट है। थोड़ा सा आगे होकर दिखा दें ताकि जो है वो ये बिल्कुल आखिरी हिस्सा है बाग का, मतलब तीसरा तख्ता। और ये वो छोटी सी पुलिया जिसका मैं ज़िक्र कर रहा था आपसे कि इन फव्वारों की इस कतार को, जिससे छोटी छोटी नहरें जो है वो बनती हैं, उनको अबूर करने के लिए एक छोटी सी पुलिया बनाई गई है। ये उसी वो दौर की लगती है क्योंकि इसकी ईंटें अब भी वैसी ही हैं, वही छोटी ईंट। और अब तो ये बहुत सारी जगहों से धंस गई है। तो ये लगता यही है कि ये असल है, इनकी तामीर और मुरम्मत करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। ये ज़रा साफ़ नज़ारा दिखा दें जी लाहौरी दरवाज़े का, और इस दिल्ली दरवाज़े को भी दिखा दें दोबारा, ताकि या वो जब यहाँ कोई आए आप में से घूमने के लिए तो आपको पता हो कि कौन सी चीज़ कहाँ है। सिखों ने दूसरे मकाबिर और मसाजिद से जो कुछ किया वो शालामार बाग के साथ भी किया। लहना सिंह मजेठिया, एक सिख सरदार रंजीत सिंह के आने से पहले, उसने एक इसका बहुत कीमती दरवाज़ा निकाल कर बेच दिया। लेकिन महाराजा रंजीत सिंह ने शायद शालामार बाग वो वाहिद जगह थी जिसकी 1806 में मुरम्मत का हुक्म दिया और उसके हुक्म पर तामीर भी हुई। मतलब वो जो मुरम्मत का हुक्म दिया उसके हुक्म पर मुरम्मत भी हुई और इसे नए सिरे से आरास्ता किया गया। या इसकी खूबसूरती 380 साल बीत के आज भी ख़त्म नहीं हुई। अंग्रेज़ इसकी खूबसूरती का इतना दीवाना था कि 1876 में शहनशाह एडवर्ड हफ्तम जब इंडिया के दौरे पर आए, उस वक्त वो प्रिंस ऑफ वेल्स थे, यानी बरतानिया के वली अहद थे। उनके एजाज़ में यहाँ इशाया दिया गया और शायद वो पहले मतलब आला तरीन ओहदे पर फाइज थे जिनके एजाज़ में शालामार गार्डन में बाकायदा इस्तकबालिया दिया गया। उसके बाद अफ़गान अमीर हबीबुल्ला आए, उन्हें भी शालामार बाग में जो है वो सरकारी तौर पर मदू किया गया और रात के खाने का एहतमाम किया गया। पाकिस्तान बनने के बाद भी ये सूरत हाल कायम रही और जितने लोग यहाँ, जैसे सऊदी अरब के शाह अब्दुल्ला आए, उनके एजाज़ में यहाँ इशाया दिया गया। वज़ीर आज़म चू एन लाई आए, जलाल बाबा तुर्की के सदर आए, इसी तरह चीन के जो अपना वज़ीर सदर हैं लियू साओची, वो यहाँ आए। उनके एजाज़ में यहाँ इशाया का एहतमाम किया जाता रहा और उन्हें बताया जाता रहा कि ये शालामार बाग हमारे हुस्न की इंतहा है, या मतलब हमारे पास इतनी खूबसूरत और हसीन जगह मौजूद है। चलने से पहले मैं एक बड़ी दिलचस्प बात आपसे शेयर करूँ। ये इलाका जहाँ इस वक्त शालामार बाग है, ये एक ज़माने में इसहाकपुरा कहलाता था और इसहाकपुरा में जो है वो इसकी जो मिल्कियत थी वो बादशाह के पास नहीं थी, बल्कि इसकी मिल्कियत एक आराई फैमिली थी। मियाँ मोहम्मद यूसुफ उसके सरबराह थे, उस आराई फैमिली के पास थी। तो बादशाह ने ये बाग उनसे हासिल किया, मतलब ये ज़मीन हासिल की ताकि इस पर बाग बनाया जा सके। मियाँ मोहम्मद यूसुफ उस मियाँ कहलवाते थे, ये उनकी मिल्कियत थी। उसका मतलब जो था मतलब उन्होंने बादशाह से कोई पैसों का तकाजा नहीं किया, ना बादशाह ने जो है वो इसकी अदायगी की, बल्कि इसके इव्ज़ बादशाह ने इस बाग का इंतज़ाम इंसराम जो है वो उनके हवाले कर दिया, यानी मियाँ फैमिली के हवाले कर दिया। 1962 तक मियाँ फैमिली ही इस बाग के जो है वो इंतज़ाम करती रही। लेकिन 1962 में एक बहुत दिलचस्प वाक़या पेश आया। सदर अयूब खान, उन्होंने मार्शल लॉ लगाया और उन्होंने जो है वो बाकी चीज़ें, भुट्टो ने तो खैर जो है वो सनतें तो कौमी तहवील में ली थी, लेकिन सदर अयूब खान ने इस बाग को कौमी तहवील में ले लिया। और उसकी वजह ये थी कि जो मियाँ यूसुफ थे, यानी मियाँ यूसुफ की जो फैमिली थी, जो आराई ख़ानदान था, उन्होंने मार्शल लॉ की मुखालफत की थी और इसी मार्शल लॉ की वजह से इस बाग को बाकायदा कौमी तहवील में ले लिया गया और उनसे इसका इंतज़ाम वापस ले लिया गया। इसे कहते हैं पाकिस्तान का कानून। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, अगले ब्लॉग में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।